हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट का हिंदी पेडागोजी का थ्योरी करेंगे और आज का पहला क्लास है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक ही वीडियो से हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है हिंदी पेडागोजी का थ्योरी। सीटेट हिंदी पेपर 1 और 2 दोनों का है। क्लास आज 1 है। हिंदी पेडागोजी का थ्योरी क्लास है। तो चलिए कौशल, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों विचारों को सुनने तथा अपनी बात विचार और अनुभवों को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातचीत से, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है और एक दूसरे व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपनी बात को इनके पास बोल रहे हैं और ये व्यक्ति इनके पास बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं। भाषा कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं? तो श्रवण कौशल यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, ये श्रवण कौशल है। और दूसरा है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाचिक या मौखिक कौशल है। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल, बोलकर व्यक्त करने का कौशल। तीसरा है पठन कौशल यानी पढ़कर ग्रहण करने का कौशल। चौथा है लेखन कौशल यानी अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। ग्रहणात्मक कौशल, श्रवण और पठन की कौशल का संबंध दूसरों की विचारों को समझने से होता है, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। अभिव्यंजनात्मक कौशल, रचनात्मक, बोलने और लिखने का संबंध अपने बात और विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है, इसीलिए। तो दोस्तों मतलब बोलने और लिखने दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मतलब विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। भाषा कौशल ग्रहणात्मक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो श्रवण कौशल जो सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, और पठन कौशल जो पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। अभिव्यंजनात्मक कौशल, मौखिक कौशल, लेखन कौशल। इसको मौखिक मतलब बोल करके और लिखित में लेखन मतलब लिख करके। चार भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल मुख्य कौशल है। सारे मुख्य कौशल कौन है? तो ये श्रवण कौशल है। अगर सुनने का शक्ति नहीं रहेगा, सुनने का कोई पावर ही नहीं रहेगा, तो और भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का कौशल नहीं हो सकता है, ना ही पढ़ने का, ना ही लिखने का। जब सुन ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों। श्रवण एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख है
प्रमुख आधार, मतलब इसी नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है या व्यक्तित्व के विकसित में भी क्या होता है, सहायक होते हैं। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। सस्वर वाचन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, श्रुतलेख विधि, भाषण विधि। सस्वर वाचन विधि। सस्वर साहित्य पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें बच्चे में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त किया जाता है। सस्वर वाचन भावनानुकूल होने चाहिए। विराम चिन्ह एवं शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर पठन में जोर बोल बोल करके पढ़ना पड़ता है। प्रश्न उत्तरी विधि। इस विधि के जन्मदाता सुकरात है। कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पाठ्य सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर इस तथ्य के मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। इस विधि से पाठ में विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। छात्र पूर्व पढ़ाई के पाठ को याद भी करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत उसी वक्त फिर बच्चों से प्रश्न पूछ दिया और वो फिर प्रश्न बताया, उसी को प्रश्न उत्तरी विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कहानी कहना व सुनना विधि। कहानी कहना व सुनना विधि। इसमें क्या है, अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में क्या किए, उसी कहानी को बच्चे से सुने। कहानी पहले अध्यापक सुना रहे हैं, उसके बाद फिर बच्चों से फिर कहानी सुनिए ताकि वो कितना समझ पाए हैं, कितना उसको कंसेप्ट या कितना उस कहानी के बारे में उसको समझ में आया है। श्रुतलेख विधि। इमला श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख विधि का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें इमला लिखा जाता है, इमला लिखना पड़ता है, तो इसमें लिखावट को नहीं देखा जाता है बल्कि उसका वर्तनीय, इसका वर्ड सही है या नहीं है उसे जांचा जाता है। इसमें इसका लिखावट कितनी सुंदर है उसको नहीं देखा जाता है। भाषण विधि। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्राय यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। जैसे भाषण कोई स्टेज में जा कर के खड़ा होकर के बोल रहे हैं तो वो क्या है, एक मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। मौखिक कौशल। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा को बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा की शिक्षा
मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है, मतलब भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का साहस व सरलतम माध्यम। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई जानकारियाँ मिलती हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल कर रहे ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। वार्तालाप, सस्वर वाचन, कहानी सुनाना, वाद विवाद, ये क्या है? मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ हैं। वार्तालाप, सस्वर वाचन, कहानी सुनाना, वाद विवाद। पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल को स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना जाता है, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। पढ़ करके उसे पहचान करके उसे अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है पाठ्य प्रक्रिया के सोपान। प्रत्यक्षीकरण। इस प्रक्रिया में शिक्षक वर्णों, शब्दों इत्यादि से छात्रों को परिचित करता है। क्या करता है? परिचित करता है। अर्थ ग्रहण। लिखे हुए सामग्री को पढ़कर उसके मूल भाव को समझना। लिखे हुए सामग्री को पढ़कर उससे मूल भाव को समझना। प्रयोग। जो ज्ञान अर्जित किया उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना। जो ज्ञान अर्जित किया है उसे दैनिक जीवन में मतलब रियल लाइफ में उसको प्रयोग करना। पठन के प्रकार। ये क्या है? पठन के प्रकार। सस्वर पठन। जोर से बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की शुरुआती अवस्था होती है। सस्वर पठन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? फर्स्ट है व्यक्तित्व पठन। एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले पठन को व्यक्ति पठन कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति को खड़ा होकर क्लास में पढ़वा रहे हैं तो उसे व्यक्तित्व पठन, मतलब एक ही व्यक्ति से करवा रहे हैं तो उसे व्यक्तित्व पठन कहते हैं। सामूहिक पठन। 2 या 2 से अधिक। सामूहिक पठन मतलब 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। मान के चलिए 2 है या 2 से अधिक है, उससे खड़ा होकर के पढ़वा रहे हैं तो उससे क्या होगा? सामूहिक पठन कहते हैं। नेक्स्ट है मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। इस पठन में थकान कम होती है, समय की बचत होती है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। मौन पठन में ये 3 चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब कम थकान कम होती है, समय की बचत होती है, अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। मौन पठन मतलब मौन मन में ही पढ़ना और अपना अर्थ ग्रहण करना, किसी को सुनाई नहीं देगा। लेखन कौशल।
सुलेख। सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। मतलब सुंदर जो लिख रहा है, लिखने का अभ्यास जो कर रहा है उसे सुलेख कहलाता है। अनुलेख। सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देख कर लिखना और अभ्यास करना अनुलेख कहलाता है। मतलब अनु का मतलब समझ रहे हैं, अनुकरण करना। श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब जुबानी लिखे जाने को श्रुतलेख कहते हैं। जैसे टीचर्स बोल रही है, स्टूडेंट लिख रही है, तो वो जुबानी लिख रही है, तो उसी को क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि। पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर अंगुली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर लिखवाया जाए। उसे क्या कहते हैं? मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। खंडस विधि। बच्चों द्वारा समर्थक रेखाएं बनाने में निपुणता प्राप्त करने के उपरांत उन्हें वर्णों को खंडों में लिखना सिखाया जाता है, जिससे वह सरलता एवं सहजता से वर्णों को लिखने में निपुणता प्राप्त करने लगते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चॉक पेंसिल से बिंदु बनाते हुए शब्द या वाक्य लिख देता और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर कर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्ण को लिखना सीख जाए। जैसे ऐसे अब इसमें बच्चा को फिर पेंसिल से करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है लेखन कौशल में कुशलता प्राप्त करने के उपाय। सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। इसमें बच्चों को पाठ्यक्रम में से देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? इसमें पाठ को बच्चों को बुक खोल करके और लिखने के लिए बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। अनुलेख। अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। मतलब किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख अभ्यास करवाना चाहिए। मतलब कक्षा 3 तक ही अनुलेख को अभ्यास करवाना चाहिए बच्चों को। तो दोस्तों आज की क्लास इतने ही। आज की क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।